मैं भूषण जिंदल आज अपने दर्शकों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आईबीएस के नाम से जाना जाता है ये लेके आया हूं, क्योंकि बहुत से मेरे जो दर्शक हैं उन्होंने मुझसे बार बार डिमांड की है कि आप हमें आईबीएस के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दें, क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट को भी आप लोगों को पढ़ाता हूं या समझाता हूं या उसके बारे में आप लोगों को क्लियर करता हूं तो उसके विषय में बहुत डीपली मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी वीडियो को लंबी बनाऊं या छोटी बनाऊं। मेरा मकसद है कि जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे मेरा अपना टारगेट हो उसको वो बारीकी से समझ सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईबीएस। जो हमारा टॉपिक आईबीएस है, दरअसल सबसे पहले क्या है कि जब हम आईबीएस के बारे में बताएं तो सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को जानने से पहले हम जान लें कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो क्या है। दूसरा, हम उस सब्जेक्ट को या उस डिजीज को या जिसके बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें ताकि आप लोग उसे सही से समझ सकें। दूसरा, क्या कारण है उस बीमारी के जो हमारे शरीर में आई है, किस कारण से वो आई है, हमें ये जानना भी जरूरी है ताकि उस कारण को हम अपने जीवन में ना लाएं और उस बीमारी से बच सकें। चौथा है हमारा उसी सब्जेक्ट से कि हाउ वी आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट और डिजीज। हमारी बॉडी में जो बीमारी आई है उसका हमें कैसे पता लगे कि इस बीमारी को आईबीएस कहते हैं। इसके जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि आईबीएस जो है वो क्या है। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। देखो, जैसा कि नाम से आप जान सकते हो, 3 वर्ड इसमें आए हैं, इरिटेबल, बाउल और सिंड्रोम। इरिटेबल आप समझिए, ये जो शब्द बना है ये बना इरिटेशन से। इरिटेशन के बारे में हम आपको इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। बाउल जो इसमें दिया गया है वो हमारी कॉलन को दिया गया, इंटेस्टाइन को दिया गया है। जो बड़ी आंत हमारी है उसको बाउल का रूप दिया गया क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक बाउल है। सिंड्रोम मीन्स साइन। ये आइडेंटिफिकेशन है कि हमारी बाउल इरिटेबल हो गई है, हमारी बाउल सही से काम नहीं कर रही है, हमारी इंटेस्टाइन सही से काम नहीं कर रही है, और इस आईबीएस को हिंदी में संग्रहणी कहते हैं, या बड़ी आंत की बीमारी या बड़ी आंत का इन्फेक्शन, इस तरह भी हम इसको जान सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि बड़ी आंत की जो बीमारी है, जब उसमें कोलाइटिस यानी कि ITES, इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में आया और वो इन्फेक्शन जब लंबे समय तक रह गया तो इन्फ्लेमेशन में चेंज हो गया। तो इस तरह से इसको कोलाइटिस कहते हैं, या कोलन का सेप्टिक भी इसको बोलते हैं। बड़ी आंत का सेप्टिक यानी कि उसमें इन्फेक्शन हो जाना। इसके अलावा कोलन डिसऑर्डर, हमारी जो बड़ी आंत है वो डिसऑर्डर है, सही से काम नहीं कर रही है, या ज्यादा काम कर रही है या कम काम कर रही है, या तो कोलन हाइपो हो गई है या हाइपर हो गई है। उसके साथ साथ पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, एक मूवमेंट होता है जो हमारी कोलन के अंदर होता है। जो हमारा स्टूल है, जो हमारा भोजन डाइजेस्ट होने के बाद, इलियम पार्ट के डाइजेशन होने के बाद हमारे अपेंडिक्स से होता हुआ और कॉलन पार्ट में गया बड़ी आंत में, जिसके 3 पार्ट होते हैं। मेनली बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। उसके बाद सिग्मॉइड कॉलन और फिर एनस। ये हमारा टोटल
इलियम के बाद का पार्ट है। अब आप समझिए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का डिसऑर्डर हो गया, यानी कि जो मूवमेंट होना था, एक नेचर ने जो एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का निश्चित क्रम बनाया है कि इतनी देर के बाद वापस में मूवमेंट होगा। ये जो मूवमेंट बनाया है, या तो ये हाइपो हो गया, हाइपो मीन्स काम कम करना, यानी कि वो जितनी देर में मूवमेंट होना चाहिए उतनी देर में मूवमेंट नहीं है, या हाइपर होना, हाइपर मीन्स कि जितनी देर में मूवमेंट होना चाहिए वो उससे पहले हो गया, यानी कि यदि 1 घंटे में 3 बार होना था तो वो 1 घंटे में 6 बार हो गया। हाइपो में वो 1 घंटे में 2 बार या 1 ही बार हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो डिजीज आती है वो हमारी कोलन को इफेक्टेड करती है, यानी कि वो आईबीएस है। अब समझिएगा कि हम इसे कैसे एक्सप्लेन करें। ये हो गया कि आईबीएस क्या है। अब दूसरा आता है हमारा हाउ वी एक्सप्लेन टू आईबीएस। आईबीएस को हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो सबसे बड़ी बात ये होती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम सबसे पहले इसको नेचर के साथ जोड़ते हैं। आईबीएस हमें क्यों हुआ उसको हम नेचर के साथ जोड़ के चलते हैं और उसके कारण को समझते हैं। हमारा अनियमित रूप से भोजन लेना, यानी कि आज हमने भोजन लिया दोपहर का 2 बजे, अगले दिन लिया 4 बजे, तीसरे दिन छुट्टी कर दी। शाम का भोजन हमने एक दिन लिया 6 बजे, एक दिन लिया 8 बजे, एक दिन लिया रात को 10 बजे या 11 बजे, और एक दिन हमने ज्यादा व्यस्तता के कारण उस भोजन को छोड़ दिया। दूसरा, एक तो ये कारण हो गया कि हम नेचर के अनुसार अपने भोजन को सही समय पर नहीं ले रहे। दूसरा, जो हम आहार ले रहे हैं वो हमारे एरिया के हिसाब से गलत है। मान लीजिए हम ठंडे इलाके में रहते हैं, जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश में हैं, तो यहाँ पर जो मेन भोजन है वो अन्न है, गेहूं है। तो हम जो भोजन ले रहे हैं, हमने क्या करा, गेहूं को छोड़ के चावल की ज्यादा मात्रा ली। तो ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान करना है कि जो हमारे आसपास उगने वाला सामान है, जो हमारी पैदावार है, हमें उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। जो हमारे यहाँ की सब्जियां हैं, हमारे यहाँ के फल हैं, हमें उसका सेवन करना चाहिए, न कि हम बाहर की जो चीजें हैं उनका ज्यादा सेवन करें। तो उससे क्या होगा, हमारी जो नेचर है, हमारे शरीर की जो नेचर है वो बिगड़ जाएगी। दूसरा, हमारा जो भोजन लेने का जो तरीका है, यानी कि हमें पानी अधिक मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी को एक साथ नहीं लेना। पानी को हमें घूंट घूंट करके लेना चाहिए, क्रम से लेना चाहिए कि 1 गिलास लिया है तो आधे घंटे बाद 1 गिलास ले। एक दूसरी बात यह है कि महर्षि चरक ने भी कहा है कि भोजन के बीच में या भोजन के तुरंत बाद पानी का सेवन ना करें। भोजन के बीच में या भोजन के तुरंत बाद पानी का सेवन ना करें। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखने की बात है कि पानी पीते ही भोजन को ना ग्रहण करें। तो क्या करना है, भोजन को लेने से 40 मिनट पहले आप पानी पिए। भोजन को लेने के 1.5 घंटे के बाद आप पानी पिए। भोजन के बीच में पानी का सेवन, यदि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए, गले से भोजन नहीं उतर रहा, तो आप 1 घूंट भोजन पानी की भोजन के साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें नेचर के अनुसार ही चलना है, ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना है। उसके साथ साथ हमें रोटी के साथ साथ सलाद पर भी ध्यान देना है। सलाद का सेवन, क्योंकि ये फाइबर होता है, और फाइबर जो होता है वो हमारी आंतों के इन्फेक्शन को, शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने में कारगर है, तो उसका सेवन करें। उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखने की है कि ये हमने समझा नेचर के साथ। दूसरा, यदि हम आईबीएस की सही मायने में डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले डाइजेशन को समझना होगा। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है। हमने भोजन लिया, भोजन लेने के बाद हमारा भोजन मुख के द्वारा ओशोफेगस में चला गया। वहां से जैसे हमारे मुंह में आया, वहां पर लार कुछ एंजाइम्स जो उस भोजन के साथ मिल गए,
जो हमें दांत दिए हैं, जीभ दिए हैं, इसके द्वारा हमने भोजन को मथा, भोजन को काटा और एक लुगदी टाइप फॉर्म में बना के उसको हमने क्या करा, गले के नीचे उतारा, ओइसोफेगस में ले लिया। ओइसोफेगस में लेने के पश्चात वह भोजन हमारे स्टमक में गया। स्टमक में भी वहां पर एक जठराग्नि होती है, जिसको सादी भाषा में बहुत तेज अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है उसका ध्यान रखना है। अब उसका ध्यान क्या रखना है कि हमें भोजन के साथ पानी नहीं पीना, क्योंकि इसमें हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच वैल्यू, उसका जो पीएच वैल्यू है <3 होना चाहिए। यदि हम पानी पी लेते हैं तो उसका पीएच वैल्यू बढ़ेगा, जिससे कुछ एंजाइम सेक्रेट नहीं होंगे। अब वहां से भोजन लुगदी के रूप में बना और वहां काइम के रूप में हमारे डियोडिनम में आ गया। डियोडिनम में पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर, ये जो तीनों चीजें हैं, ये ऑर्गन्स जो हमारे हैं, ये अपने अपने रस डियोडिनम में भेजते हैं ताकि भोजन का सही तरह से डाइजेशन हो सके। उसके बाद वहां से ज्योजनम और फिर इलियम में आके भोजन का डाइजेशन हो जाता है। अब यह डाइजेशन होने के बाद जो स्टूल बचा, जो वेस्ट मटेरियल बचा, वो हमारी बड़ी आंत में आ गया। बड़ी आंत में आने के बाद चूंकि वहां पर वो बहुत ज्यादा हैवी एल्कलाइन रूप में होता है, तो इसी वजह से तुरंत जो हमारे फेवर में जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं वहां क्या करते हैं, फॉलिक एसिड का निर्माण करते हैं, ताकि जो भोजन है वो एल्कलाइन से एसिड बन सके, बैक्टीरिया का उत्पादन, वहां गलत बैक्टीरिया का उत्पादन ना हो सके। तो ये चीजों की ध्यान रखने की बात है, क्योंकि यदि वहां गलत बैक्टीरिया पनप गया तो क्या होगा, बड़ी आंत का इंफेक्शन बन जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है कि जब हमारा भोजन सही से डाइजेस्ट हो, जब हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सब चीजें सही रूप से कार्य कर रही हो, तभी यह संभव है कि हमारा फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब पूरा पच सके। अब उसके बाद क्या कारण है कि हमारे शरीर में, क्या कारण है कि हमारे शरीर में आईबीएस बना, हमारा जो बड़ी आंत है उसका इन्फेक्शन बना, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। आइए सबसे पहले उसको जाने कि हमने जो भोजन लिया, अनडिजायर्ड फूड लिया, यानी कि जो हमारी इच्छा नहीं थी, पेट भरा हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी हमने भोजन लिया। भोजन लिया तो बहुत अधिक मात्रा में लिया, बहुत अधिक मात्रा में भी लिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया, हमने उसको अच्छी तरह से चबा के नहीं खाया। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि आप भोजन को ज्यादा खा रहे हो या मैंने भोजन इतनी तादाद में लिया। सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट ये है कि आपने भोजन कितना लिया और उसका कितना पार्ट आपने डाइजेस्ट किया। मेन जो चीज है कि आपने कितने भोजन के पार्ट को डाइजेस्ट किया, मेन चीज ये है, नहीं कि आपने कितना भोजन खाया। मैंने 6 रोटी खाई, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी खुराक अच्छी है तो मैं तंदुरुस्त हूंगा। मेन चीज ये है कि मैंने 6 रोटी खाई, लेकिन डाइजेस्ट कितनी हुई, 1, तो 5 रोटी जो है हमारी बीमारी का घर बन गया। तो इसलिए कम खाइए, लेकिन जितना खाएं वो डाइजेस्ट होना चाहिए, उसको चबा के खाएं, समय से खाएं, समय लगना चाहिए। ये नहीं कि बैठे बड़े बड़े टुकड़े लिए और मुंह में से निकल गए। उसके लिए हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करना पड़ेगा तो एनर्जी ज्यादा खराब होगी, एनर्जी ज्यादा खराब होगी। जो एनर्जी हमें काम करने के लिए चाहिए थी वो भोजन को पचाने में लग गई, तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स डेड होने शुरू हो जाएंगे, उनमें इन्फेक्शन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा कि इरिटेशन। अब सब्जेक्ट ही आ जाता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इरिटेशन क्या है, अब इरिटेशन को समझिए। हमने लिखा है एक और कारण कि क्या है, वो इरिटेशन है। इरिटेशन मतलब हम जो अपना जीवन है उसमें हमारे किसी तरह का कोई इरिटेशन तो नहीं है। इरिटेशन एक ये होता है कि आप जा रहे हैं, अचानक से सामने से कुछ वाहन आ गया और आप डर गए। डरने का मतलब ये नहीं है कि वो इरिटेशन है, वो है कि आप थोड़े समय के लिए आपको डर लगा, वो आपके ब्रेन ने आपको सेटल कर लिया। लेकिन
इरिटेशन क्या है? अब इरिटेशन को आप समझें कि इरिटेशन जो है, इरिटेशन नंबर एक फियर, डर। समझिए, डर। डर से मतलब आपकी पारिवारिक कुछ इस तरह की घटनाएं हैं, कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है परिवार में कि क्या होगा, आने वाले समय में हमारा क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं इस काम को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, यदि मैं नहीं पढ़ पाया तो मेरे परिवार के रोजगार का क्या साधन होगा। इस तरह की जो सोच होती है, आईबीएस का जो पेशेंट होता है वो इरिटेबल होता है। इरिटेबल मतलब हर समय उसके अंदर एक डर बना रहता है, और धीरे धीरे ये जो डर होता है ये काहे में चेंज हो जाता है? स्ट्रेस में। अब वो इस तरह से स्ट्रेस ले लेता है अपने ब्रेन के ऊपर, उसके एक दबाव बन जाता है कि मेरा क्या होगा, और उसी उसमें वो क्या करता है, जब भोजन लेने के लिए बैठता है तो वो शांत चित्त मन से एकाग्रता के साथ भोजन को नहीं ले पाता, उसका ध्यान भटकता है। ध्यान भटकेगा तो क्या होगा? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेनली होता है वो हमारे ब्रेन से सीधा रिलेटेड होता है। अब हमारा ब्रेन चूंकि वो इरिटेबल हो गया, हम लोग इरिटेबल हैं, तो हमारा भोजन जो प्रणाली है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा उस भोजन को पचाने के लिए एक्टिव नहीं हो पाया। जब एक्टिव नहीं होगा तो एंजाइम्स, हार्मोन्स, इस तरह से जो केमिकल्स बनते हैं बॉडी के अंदर, वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाएंगे, तो हमारा भोजन भी क्या होगा? वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तीसरा कारण क्या होता है? जब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, पहले फियर हुआ, फिर स्ट्रेस हुआ, और फिर क्या हो गया कि हम लोग जो है डिप्रेशन में आ गए। तीसरा कारण बन गया डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में आ गए तो हर समय सोचते रहना, खाना आगे रखा है लेकिन हम उसी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी लाइफ कैसे कटेगी, किस तरह से होगा। तो ये जो सब कारण होते हैं इरिटेशन के, इसके कारण अब इस इरिटेशन का सीधा संबंध जो होता है वो हमारी आंख से होता है। अब इसका क्या होगा? तुरंत जो है, जो उसका पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है, मूवमेंट होता है जो हमारे भोजन को आगे बढ़ाता रहता है, लेकिन वो क्या होगा? वो जो कॉलन है वो इरिटेबल हो गई। इरिटेबल होने से क्या होगा? या तो उसका मूवमेंट ज्यादा होगा, या तो वो हाइपर हो जाएगी, या वो हाइपो हो जाएगी। अब एक कारण ये हो गया। दूसरा एक और कारण है कि ओल्ड फूड, यानी कि हमने क्या किया, 2 दिन का भोजन रखा है, उसको खा लिया, उसके अंदर बैक्टीरिया पनपा, हानिकारक बैक्टीरिया, वो हमारे शरीर में चला गया। हालांकि ईश्वर का बनाया हुआ जो हमारी लाल ग्रंथि है वो इस हानिकारक बैक्टीरिया को तुरंत मार देती है। इसके साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन है ओइसोफेगस में हमारे, वो भी उसको मार देती है। लेकिन इसके बावजूद भी कितना भी चाहें, लेकिन वो बैक्टीरिया फिर भी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए रखे हुए भोजन को, फ्रिज में रखे हुए भोजन को, इस तरह का जो भोजन है उसको हमें नहीं लेना है। दूसरा एकाग्रता, जब आप भोजन करें तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि आपके भोजन करते समय आपका ब्रेन, जो आपका मेन जो कार्य ब्रेन का है, वो केवल और केवल भोजन पर एकाग्र होना चाहिए। भोजन का ध्यान से उसको ग्रहण करना चाहिए, भोजन को पचाना चाहिए, और उसे भोजन को सही तरह से लेना एकाग्रता के रूप में। इसके अलावा अननेचर्ड फूड, अननेचर्ड फूड से मतलब क्या है कि सात्विक भोजन ना होना, जैसे नॉनवेज का बहुत ज्यादा सेवन करना, ये भी गलत है। दूसरा, इसके अलावा अननेचुरल फूड का मतलब है कि हम लाल मिर्च का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तली भुनी चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैदा से बनने वाली जो प्रोडक्ट है उसका बहुत ज्यादा, जिसमें फाइबर है ही नहीं, दालें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दालें जो है वो हमेशा ध्यान रखें कि हैवी प्रोटीन होने की वजह से केवल बच्चों के लिए ही दालों का यूज होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। अब इसके बाद ये हो गए हमारे कारण। अब आप समझिए चौथा चीज आई कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम आईबीएस। हम सफरिंग कर रहे हैं आईबीएस से, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या होता है
कि जिस व्यक्ति के शरीर में आईबीएस का फॉर्मेशन हो गया, उसको जो उसका लोअर एब्डोमेन है उसमें हमेशा पेन रहेगा। लोअर एब्डोमेन में उसके हमेशा पेन रहेगा, गैस बहुत ज्यादा बनेगी और शरीर में एब्डोमेन में ऐंठन रहेगी बहुत ज्यादा, मरोड़ा मारेगा उसको। बार बार ऐसे लगेगा कि जैसे तुझे मोशन हो रहा है जाना, लेकिन मोशन नहीं होगा, केवल गैस निकलेगी और रुक जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, इस तरह से ही उसके जो मोशन है उसमें म्यूकस आएगा, आव आएगी, ये भी एक कारण बन जाता है। उसके साथ साथ पेट का ना फूलना, क्योंकि उसकी आंतों में खुश्की आ गई, इन्फेक्शन बन गया, तो वो कंजस्ट हो गई, पेट वो लाख चाहे तो भी नहीं फूल पाएगा। उसके साथ साथ आंतों में सूजन आ जाएगी। और जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जो हमारी बड़ी आंत के अंदर गुड बैक्टीरियाज हैं, जो फॉलिक एसिड का निर्माण करते हैं, B12 का निर्माण करते हैं, विटामिन के का, बहुत सारे विटामिन का भी निर्माण करते हैं, वो क्या होगा, गुड बैक्टीरियाज भी इन्फेक्शन के कारण वो डेड हो जाएंगे। उसके साथ साथ B12, फोलिक एसिड, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, इन सब की उसके अंदर व्यक्ति के डेफिशिएंसी आ जाएगी, ये चीज कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे हर समय घबराहट रहना, बहुत ज्यादा वीकनेस होना, काम ना कर पाना, जीना ना चढ़ पाना, थोड़ा चलने के बाद सांस फूल जाना, इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। और उसके साथ साथ आरबीसी, बहुत से व्यक्तियों में ऐसा होता है कि आरबीसी बनती जरूर है, लेकिन आरबीसी बनने के साथ साथ चूंकि उसके अंदर B12 और फोलिक एसिड, ये जो दो केमिकल होते हैं B12 और फोलिक एसिड, इन दोनों का काम है कि आरबीसी को मैच्योर करना। लेकिन चूंकि B12 और फोलिक एसिड की कमी है, इस वजह से उनके अंदर क्या होगा, आरबीसी मैच्योर भी नहीं होगी, बिना मैच्योर हुए वो डेड हो जाएगी। इस वजह से व्यक्ति के अंदर आरबीसी की भी कमी आ जाती है। उसके अलावा जैसा मैंने बताया आपको कि चूंकि वहां पर एक हमारे जो डिओडिनम है उसमें हार्मोन बनता है सीसीके और सिक्रेटिन, जिसका काम है फैट को डाइजेस्ट करना और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लेकिन वो काम नहीं कर रहा वहां पर। तो इस वजह से क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर फैट और प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, और जब वो लेट्रिन जाएगा तो उसमें यूडीएफ आएगा। यूडीएफ मतलब अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। तो देखिए दोस्तों, आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया आईबीएस का, इसका हमारा फर्स्ट लेसन था। ये फर्स्ट लेसन में मैंने आपको ये 4 पॉइंट क्लियर किए कि आईबीएस क्या है, हाउ कैन वी एक्सप्लेन, व्हाट रीजंस एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई टू द आईबीएस इन एनी पर्सन। यदि आईबीएस हो जाता है फिर भी आप ध्यान रखें, नॉर्मली आप चाह सकते हो तो आधा चम्मच जीरा उसको बारीक करके 1 गिलास पानी में पकाएं, जब खद्दा लग जाए 1 कप रह जाए, उसको चाय की तरह से ठंडा करके सिप सिप करके ले लें। एक तो ये तरीका है, उससे क्या होगा, गैस नहीं बनेगी और कुछ कंट्रोल आईबीएस का हो जाएगा। उसके साथ साथ काला नमक, काली मिर्च, और उसके साथ साथ काला नमक, काली मिर्च और अजवाइन, ये तीनों बराबर मात्रा में मिला के इसको बारीक कर लें और छाछ में या मट्ठे के अंदर जैसे बोलते हैं, या दही के अंदर इसको मिक्स करके तब आप भोजन के साथ लें, तो हो सकता है कि आपका काफी हद तक आईबीएस कंट्रोल रहे, गैस नहीं बनेगी और कुछ निजात आपको मिल जाएगी। बस ये चीज जो मैंने आपको बताई है, इसको आप बारीकी से समझ लें। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चीज को बारीकी से समझे जो मैंने बताया आपको। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम बताएंगे कि यदि लंबे समय तक आईबीएस रह जाए, लंबे समय तक, तो उससे क्या क्या बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है। दूसरा, हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के द्वारा आईबीएस के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी दर्द के हम कैसे आईबीएस के ऊपर कंट्रोल करें, ये चीजें हम आपको अगली अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो मेरा सभी दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, ताकि लोगों को आईबीएस के बारे में जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। धन्यवाद।